अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद पर पानी होता तो कैसा होता, पर क्या वाकई चांद पे पानी मौजूद है? शायद ये सवाल कभी ना कभी आपके जहन में आया होगा। तो आए हम आपकी क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं। रिसर्च से साबित है कि पानी जमीन पर हमेशा से नहीं है, बल्कि ये आसमान से उतरा है। तो क्या जिस तरह पानी जमीन पर उतरा उस तरह चांद पर या बाकी सोलर सिस्टम के सैयारों पर भी उतरा था? इसको जानने के लिए पहले जानते हैं कि आखिर पानी जमीन पर कब और कैसे उतरा था। क्या कभी आपने सोचा है कि जो पानी जमीन पर मौजूद है ये आखिर कहां से आया है? क्या यह हमेशा जमीन पर मौजूद था या इसे कहीं और से उतारा गया है? आइए थोड़ा इसका खुलासा करते हैं। दोस्तों, 4 अरब साल पहले साइंस ये कहती है कि जमीन आग का एक गोला थी, और ऐसा गोला थी जिस पर मुसलसल पत्थरों की या एस्टेरॉइड्स की बारिश होती रहती थी। और यह सिलसिला जब तक भी चलता रहा कि जब जमीन ठंडी हो गई थी, तब पानी से भरा हुआ एक अजीमुल शान शहाब साकी जमीन से टकराया था। और हैरत अंगेज तौर पर इस कॉमेट में इतना ही पानी था जितनी की जमीन की जरूरत थी, और हैरत अंगेज तौर पर ही ये इतनी ही स्पीड से जमीन से टकराया था कि पानी खला में फैलने के बजाय जमीन पर समा गया था। इस बात को साबित करने के लिए कुरान पाक सूरह मोमिनून में कुछ यूं बयान करता है। हमने आसमान से खास मिकदार में पानी उतारा और फिर उसको जमीन पर ठहरा भी दिया। फिर आगे बढ़कर साइंस इस कॉमेट के बारे में बताती है कि वो एक ऐसी चट्टान थी जिसमें से पानी के फुवारे फूट रहे थे, जैसे कि उसमें से नहरें बह रही हों। इस बात को भी कुरान पाक कुछ यूं बयान करता है। और पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, तो इनमें से पानी फुवारों की मानिंद फूट पड़ता है। और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर साइंस ये कहती है कि इस पानी ने पूरी जमीन को ना सिर्फ अपनी लपेट में ले लिया, बल्कि जिंदगी की शुरुआत भी जमीन पर इसी पानी की वजह से हुई थी। और हैरत अंगेज तौर पर इसको भी कुरान पाक सूरह हूद में कुछ यूं बयान करता है। और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। मजीद तफसील सूरह अंबिया में कुछ यूं बयान की गई है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। इसके बाद साइंस एक ऐसे दौर की बात करती है जिसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, यानी आइस एज। और इसके बारे में भी साइंस ये कहती है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का कॉमेट भी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से ये सारी बर्फ जमीन पर मौजूद है। इसी से ग्लेशियर्स बनते हैं, और यही आज वो ग्लेशियर्स हैं जो हमारे सामने मौजूद भी हैं। और इसी की वजह से एंटार्क्टिका जैसा इलाका बना था। और वो आसमान से जो इनमें पहाड़ हैं उनसे बर्फ बरसाता है। और अभी हाल ही में साइंसी तहकीकात ने जमीन से अरबों खरबों दूर पानी की दरियाफ्त की है, और ये पानी जमीन पर मौजूद पानी से अरबों खरबों गुना ज्यादा भी है। इसके अलावा जमीन के अंदर 300 किलोमीटर नीचे भी पानी दरियाफ्त किया गया है। इसको भी कुरान पाक में हमारे लिए बयान कर दिया गया है। सूरह ताहा में आता है कि और इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, और जो इन दोनों के दरमियान है, और जो कुछ तहतुल सरा यानी गीली मिट्टी के नीचे है। दोस्तों, जमीन पर पानी कहां से और कैसे आया ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे। तो अब चलते हैं चांद की तरफ। दोस्तों, चांद जमीन का वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है, और हर प्लेनेट पर ऐसे चांद मौजूद हैं जिनमें किसी की तादाद ज्यादा है तो किसी की तादाद कम है। लेकिन जो हमारा चांद हमें नजर आता है वो इन तमाम सोलर सिस्टम के चांदों में 5वें नंबर पे है, और टोटल इन चांदों की तादाद तकरीबन 200 है। 20 जुलाई 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, जिसने दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। 1645 से साइंसदान और एस्ट्रोनॉमिस्ट इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चांद पर क्या पानी मौजूद है और क्या नहीं है। डच एस्ट्रोनॉमर माइकल वैन लैंग्रेन ने चांद पर कुछ डार्क स्पॉट्स को नोटिस किया, और उन्होंने इन डार्क स्पॉट्स को मारिया का नाम दिया, जो लैटिन में सीज या समंदर को कहते हैं। और यही वो शख्स थे जिन्होंने चांद का पहली बार नक्शा भी बनाया था। 1892
1972 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर विलियम पिकरिंग ने ये कहा था कि चांद का कोई माहौल नहीं है, इसलिए वहां पे पानी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि 1961 में फिजिसिस्ट केन्नाथ वॉटसन ने यह कहा था कि चांद पर पानी जैसे कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हो सकते हैं। मगर अपोलो की चांद पर लैंडिंग के बाद ये कहा गया कि चांद पर कोई पानी मौजूद नहीं है और ये बहस 2018 तक यूं ही चलती रही और आखिरकार 2018 में मून मिनरोलॉजी मैपर ने ये कंफर्म किया कि चांद पर पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद है। मगर ये वहां पर मौजूद है जहां चांद के हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं जाती और वो एक डार्क एरिया है और ये पानी इतना कम है कि नासा ने ये कहा कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर सिर्फ 12 आउंस पानी ही मिल सकता है। मगर क्या ये पानी जमीन पर मौजूद पानी की तरह इंसानों और जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब अभी देना मुमकिन नहीं है। एक थ्योरी ये भी पेश की गई कि ल्यूनर आइस से ऑक्सीजन हासिल की जाए और जमीन से किसी तरह हाइड्रोजन को चांद पर पहुंचाया जाए और दोनों को मिलाकर पानी बनाया जा सकता है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला सबको पता है, H2O होता है। मगर ये भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। देखते हैं कि फ्यूचर में साइंसदान किस तरह से उस पानी को इंसानों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, अपोलो की चांद पर लैंडिंग के बाद ये शोशे छोड़े जाने लगे कि आने वाले वक्त में शायद इंसान चांद पर जाकर रहेगा, वहां पर कॉलोनीज बनाएगा, घर बनाएगा, शायद सब्जियां उगाएगा, लेकिन बिना पानी के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी ये सोचा हो कि वो चांद पर जाकर रहेगा तो शायद ये ख्वाब आपका कुछ नजदीक तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फिलवक्त साइंटिस्ट का मानना है कि अगर वो किसी तरह चांद पर पानी हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहले वहां पर स्पेस स्टेशन बनाए जाएं, क्योंकि अगर चांद पर कोई स्पेस स्टेशन बन जाता है और वहां से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है दूसरे सैयारों के लिए, तो जमीन की निस्बत चांद से वहां तक का सफर काफी कम भी हो जाता है और चांद से वहां पहुंचना काफी हद तक पॉसिबल भी हो सकता है। और अगर साइंटिस्ट इस चीज में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल का इंसान शायद ये जान पाए कि सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सैयारों पर क्या जिंदगी और पानी मौजूद है या वहां पर क्या चीज मौजूद है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई बैठक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।